चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के उस मोड़ की जिसने ब्रिटिश शासन की पूरी नींव हिलाकर रख दी थी। ये कहानी है विद्रोह की, बलिदान की और कहीं ना कहीं एक राष्ट्र के जागने की। आइए 1857 के इस महासंग्राम को और करीब से समझते हैं। सोचिए, भला एक मामूली सी राइफल की गोली कैसे एक पूरे साम्राज्य को हिला सकती है। असल में ये सिर्फ एक गोली नहीं थी, ये उन दबी हुई करोड़ों आवाजों का एक विस्फोट था जो सालों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। तो आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, 1857 के इस विद्रोह को कई नाम दिए गए। अंग्रेजों ने तो इसे सिपाही विद्रोह कहकर छोटा बताने की कोशिश की, जैसे मानो ये बस कुछ नाराज सैनिकों की बात हो। लेकिन भारतीयों के लिए ये एक जन विद्रोह था, आम लोगों का विद्रोह। हर नाम के पीछे की सच्चाई एक ही थी, अंदर ही अंदर सुलगता हुआ गुस्सा और आजादी की एक जबरदस्त चाहत। और फिर वीर सावरकर ने इसे एक बिल्कुल नई पहचान दी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस एक लाइन ने पूरे नजरिए को बदल दिया। अभी सिर्फ एक बगावत नहीं थी, बल्कि इसे भारत की आजादी की पहली संगठित लड़ाई के तौर पर देखा जाने लगा। तो सवाल ये है कि ये आग लगी कैसे? इसको ना एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए, जिसमें सालों से गुस्से और असंतोष का दबाव धीरे धीरे बनता जा रहा था। चलिए एक एक करके उन वजहों को देखते हैं जिन्होंने इस प्रेशर कुकर को फटने की कगार पर ला दिया था। सबसे पहले आते हैं राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की नीतियां जैसे लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति सीधे सीधे भारतीय राजाओं और नवाबों को निशाना बना रही थी। मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। एक के बाद एक राज्य हड़पी जा रहे थे और दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह तो बस नाम के बादशाह रह गए थे। जाहिर है शासक वर्ग में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर आती है बात पैसों की, आर्थिक कारणों की। भारी भरकम टैक्स ने तो जैसे किसानों की कमर ही तोड़ दी थी। ब्रिटेन से आने वाले सस्ते माल ने भारत के छोटे छोटे घरेलू उद्योगों को तबाह कर दिया। किसान हो, जमींदार हो या कारीगर, समाज का हर तबका आर्थिक तौर पर पिस रहा था। और कहते हैं ना, पेट की आग सबसे बड़ी आग होती है। और फिर मामला पहुंचा लोगों के धर्म और समाज तक। अब देखिए, सती प्रथा पर रोक या विधवा पुनर्विवाह जैसे कुछ सुधार शायद अच्छे थे, लेकिन उस वक्त के आम लोगों को ये अपनी परंपराओं और संस्कृति पर एक सीधा हमला लगे। ऊपर से इसी मिशनरियों की गतिविधियों ने इस डर को और हवा दे दी कि अंग्रेज उनका धर्म बदलना चाहते। तो प्रेशर कुकर पूरी तरह से गर्म हो चुका था, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी आई एनफील्ड राइफल के नए कारतूसों के रूप में। एक अफवाह तेजी से फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है और इन्हें चलाने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के सैनिकों की भावनाओं पर एक सीधा वार था। और बस इसी एक चिंगारी ने उस प्रेशर कुकर में जोरदार धमाका कर दिया। देखते ही देखते विद्रोह की ये आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। चलिए देखते हैं कि ये क्रांति कैसे और कहां-कहां फैली और किन लोगों ने इसकी मशाल को अपने हाथों में थामा। इस टाइमलाइन में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी रफ्तार। सोच कर देखिए, 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे अकेले खड़े होते हैं। फिर 10 मई को मेरठ में सिपाही खुली बगावत कर देते हैं और रातों रात अगले ही दिन वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर देते हैं। इस एक कदम ने विद्रोह को एक चेहरा और एक केंद्र दे दिया। और ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुकी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग इसकी मशाल उठाए हुए थे। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में हम सबकी जानी मानी वीर रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार में तो 80 साल के कुंवर सिंह ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि अंग्रेजों के भी होश उड़ गए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस दौर के साहस और बलिदान की मिसालें हैं। लेकिन इतनी हिम्मत और इतने बलिदान के बावजूद ये विद्रोह अपने असली मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। सवाल उठता है, क्यों? आखिर क्या गलत हुआ? चलिए इसकी असफलता के कारणों और उसके दूर तक जाने वाले नतीजों को समझते हैं। इसकी असफलता के पीछे कई वजहें थी। सबसे बड़ी बात, पूरे देश में एक साथ एक जैसी एकता नहीं थी। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसे मॉडर्न हथियार नहीं थे। कोई एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी जो सबको एक साथ लेकर चल सके।
और अफसोस की बात यह भी थी कि कुछ भारतीय राजाओं और जमींदारों ने ही इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन हार के बावजूद इस विद्रोह का एक बहुत बड़ा नतीजा निकला, और वो था पावर का ट्रांसफर। 1857 से पहले भारत पर राज कर रही थी एक व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। ये भारतीय इतिहास में एक जबरदस्त बदलाव था। और भी कई बड़े बदलाव हुए। पहला तो हमने देखा कि कंपनी राज खत्म हुआ। दूसरा, फौज में अंग्रेज डर गए थे, तो उन्होंने आर्मी में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम कर दिया ताकि भविष्य में ऐसी बगावत ना हो। और तीसरा, उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली। अब वो भारतीय राजाओं और लोगों के धार्मिक मामलों में सीधे दखल देने से बचने लगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये आग कितनी खतरनाक हो सकती है। तो क्या इसे एक फेलियर मान लेना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि कभी-कभी हार में ही आने वाली जीत के बीज छिपे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं 1857 की असली विरासत की। इस विद्रोह ने पहली बार बड़े पैमाने पर भारतीयों के मन में यह एहसास जगाया कि हम सब एक हैं और हमारा दुश्मन भी एक है। यहीं से राष्ट्रीय चेतना यानी नेशनल कॉन्शियसनेस की शुरुआत हुई। इसने आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक मिसाल कायम की और अंग्रेजों को भी ये साफ साफ दिखा दिया कि भारतीयों को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। और यहीं आकर हम इस आखिरी सवाल पर रुकते हैं। क्या 1857 एक हार थी या आजादी की उस लंबी लड़ाई की एक जरूरी शुरुआत थी जिसका अंत 1947 में भारत की आजादी के रूप में हुआ? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम अपने इतिहास से सीखते क्या हैं। सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल,